बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस ऑडियो लॉग में हम डिटेल से बात करने वाले हैं पाकिस्तान की रीसेंट पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से। कुछ हम सोचेंगे और कुछ हम समझाएंगे एक दूसरे को कि ये जो सिचुएशन हो रही है पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह से जुडिशरी आइन की बात नहीं मान रही, अपनी बात मनवाने के चक्कर में लगी पड़ी है, पाकिस्तान आर्मी अपनी बात मनवाने के चक्कर में लगी पड़ी है, तो ओवरऑल स्ट्रेटेजी क्या है? सबको पता चल रहा है कि पाकिस्तान नीचे जा रहा है और ये स्ट्रेटेजी एस्टेब्लिशमेंट की काम नहीं करी। एस्टेब्लिशमेंट को भी पता है कि उसकी स्ट्रेटेजी काम वगैरह नहीं कर रही। आपकी दूसरी पॉलिटिकल जमात जिसे हम पीडीएम कहते हैं, उनको भी पता है कि उनकी स्ट्रेटेजी वगैरह काम नहीं करी। तब भी ये सारे के सारे लोग इसी स्ट्रेटेजी के ऊपर क्यों चल रहे हैं, जबकि इनको पता है अल्टीमेटली इनमें से कुछ नहीं मिल रहा। और ओवरऑल स्ट्रेटेजी क्या थी और क्या है एग्जैक्टली टुडे, जिसके मुताबिक ये पाकिस्तान को रीशेप करना चाहते हैं। अब किस तरह से रीशेप करना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं, ये वो चीजें हैं हम इस ऑडियो लॉग में डिस्कस करने वाले और एनालाइज करने वाले। सबसे पहली चीज, मैं दो चीजों से इस पूरी की पूरी सिचुएशन को एनालाइज करने की कोशिश करूंगा। एक अमेरिकन पर्सपेक्टिव से, दूसरा पाकिस्तान आर्मी के पर्सपेक्टिव से, और तीसरा होगा पीपल्स पार्टी के पर्सपेक्टिव से। बाकी इसके अलावा कोई भी ज्यादा रिलेवेंट फैक्टर मुझे नहीं लगता। आपकी जुडिशरी हो गई, आपकी मुस्लिम लीग नून हो गई, ये सब के सब सर्वियंट फैक्टर्स है। मतलब वो इन तमाम तीन फैक्टर्स के नीचे आते हैं। अगर ये तीन फैक्टर्स एक तरफ हो जाएं तो वो सारी की सारी सिचुएशन उसी तरफ चली जाएगी, बाकी सारे के सारे फैक्टर्स यहीं पर पड़े रहेंगे। अब ओवरऑल स्ट्रेटेजी ये है कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने और पीपल्स पार्टी ने इन्विजन किया था कि पीपल्स पार्टी का कोई फ्यूचर होना चाहिए पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर, यानी पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के अंदर, क्योंकि पीपल्स पार्टी बिल्कुल एक कोने की जमात बनकर रह गई थी। पीपल्स पार्टी का कुछ ज्यादा असल रसूख वगैरह बचा नहीं था। पीपल्स पार्टी से जनरल कमर जावेद बाजवा के बहुत ज्यादा अच्छे ताल्लुकात थे, इतने अच्छे ताल्लुकात थे जितने उसके नवाज शरीफ के साथ भी नहीं थे। सो ये अब बात आपको जहन में रख लेनी चाहिए। और जो इस वक्त का जो नया आर्मी चीफ है जनरल आसिम मुनीर, इसके ताल्लुकात नवाज शरीफ से ज्यादा अच्छे हैं, पीपल्स पार्टी से कम है। और ये तो आसिफ जरदारी खुद भी मान चुका है कि मैं जो लॉबिंग कर रहा था वो जनरल आमिर के लिए कर रहा था और वो लॉबिंग वगैरह फेल हो गया आसिफ जरदारी की। सो पीपल्स पार्टी की जितनी भी पॉलिटिक्स वगैरह बची है वो जनरल कमर जावेद बाजवा ने बचाई है। इनफैक्ट पीपल्स पार्टी को एलिवेट करने की कोशिश की है, उठाने की कोशिश की है। अमेरिका के साथ ताल्लुकात बढ़ाए, पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुकात बढ़ाए। सो जनरल कमर जावेद बाजवा की ओवरऑल स्ट्रेटेजी यही थी कि मुल्क के अंदर दो पॉलिटिकल पार्टीज हो, एक पीटीआई और दूसरी पीपल्स पार्टी हो। पीपल्स पार्टी और पीटीआई मिलकर काम कर ले, नवाज शरीफ की छुट्टी कर लेते हैं। सो जनरल कमर जावेद बाजवा की अच्छी खासी स्ट्रेटेजी ये थी। इमरान खान ने ना कर दी। पीपल्स पार्टी ने पहले ऑफर की थी इमरान खान को कि इलेक्शन जीतने के बाद कि आप और हम मिलकर काम करते हैं पाकिस्तान के हवाले से और नवाज शरीफ की मुकम्मल तौर के ऊपर छुट्टी वगैरह करवा लेते हैं, इनकी पूरी की पूरी पार्टी को करप्शन के केसेस में फटका देते हैं। सो ये ओवरऑल इनिशियल प्लान था 2018 के बाद, लेकिन इमरान खान ने ना कर दिया और इमरान खान ने आसिफ जरदारी को जेल भिजवा दिया। इसके बाद ये सारी की सारी प्लानिंग वगैरह शुरू हुई। अब ये प्लानिंग उसी टाइम के ऊपर एग्जीक्यूट हो जाती 2019 के अंदर, लेकिन कोरोना वगैरह आ गया, इसी वजह से ये तमाम तर प्लान्स वगैरह डिले होते गए। अल्टीमेटली ये आपके 2022 में मार्च में ये सारे के सारे प्लान्स एग्जीक्यूट हो गए। अब ओवरऑल बिग पिक्चर क्या थी जनरल कमर जावेद बाजवा के जहन में, पीपल्स पार्टी के जहन में और अमेरिका के जहन में? अमेरिका के जहन में बिग पिक्चर ये थी कि पाकिस्तान पूरी की पूरी अपनी पॉलिसी हमारे मुताबिक चला है। जनरल कमर जावेद बाजवा भी यही चाहता था कि पाकिस्तान को अपनी पूरी की पूरी पॉलिसी अमेरिका के मुताबिक चलानी चाहिए, यानी पाकिस्तान एक तरह से साउथ कोरिया वाला स्टेट बन जाए या जापान वाला स्टेट बन जाए। जापान के अंदर थोड़ा बहुत खुद का अपना दमखम है, लेकिन साउथ कोरिया तो मुकम्मल तौर के ऊपर अमेरिका के ऊपर डिपेंड करता है। सो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात ऐसे होने चाहिए जैसे साउथ कोरिया और अमेरिका के ताल्लुकात होने चाहिए, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी वगैरह होनी चाहिए। और इन सब चीजों को करने के लिए पीपल्स पार्टी का पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में सेंटर स्टेज के ऊपर होना लाजिम है। अब पीपल्स पार्टी के क्यों अमेरिका के साथ इतने गहरे ताल्लुकात है? पहले तो नहीं थे, जब जुल्फकार अली भुट्टो का टाइम था तब इतने ज्यादा नहीं थे, बीच में थोड़े बहुत कम हो गए, लेकिन फिर भी पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात वगैरह थे। तो ये अचानक से पीपल्स पार्टी के इतने ताल्लुकात क्यों हो गए? पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात बेनजीर ने जब अपनी एग्जाइल के टाइम के ऊपर थी और वार ऑन टेरर पाकिस्तान के अंदर हो रही थी, तो बेनजीर ने बड़ी अच्छी ऑफर्स वगैरह दी थी यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट को कि मैं जाती हूँ, मैं अपना पॉलिटिकल कैपिटल इन्वेस्ट करती हूँ जनरल मुशर्रफ के पीछे और आपके लिए ये वार ऑन टेरर वगैरह लड़ती हूँ। एट द इनिशियल स्टेज पाकिस्तान को ये वार ऑन टेरर में घुसना ही नहीं चाहिए था, लेकिन बाद में चलकर पाकिस्तान इस वॉर के अंदर ऐसा फंस गया कि ये जंग लड़नी ही पड़ी और फिर बेनजीर ने पॉलिटिकल कैपिटल वगैरह यानी सपोर्ट दी जनरल मुशर्रफ को। उसके बाद अमेरिकन भी बहुत ज्यादा खुश हो गए थे बेनजीर से। सो उसके बाद पीपल्स पार्टी का और यूनाइटेड स्टेट्स का एक अच्छा खासा ताल्लुकात है। अब इस ताल्लुकात को और ज्यादा सपोर्ट दी वो जनरल बाजवा ने। जनरल बाजवा भी प्रो अमेरिका थे। सो जनरल बाजवा की ओवरऑल पिक्चर ये थी कि हम पूरी की पूरी पाकिस्तान की पॉलिसी को अमेरिका के पीछे लगा देते हैं, जैसे साउथ कोरिया ने कहा है जो अमेरिका कहेगा वो हम करेंगे, जो अमेरिका नहीं कहेगा वो हम नहीं करेंगे। इन शॉर्ट जैसे आपका यूएई सर्वाइव करा है, जैसे आपका सऊदी अरब सर्वाइव करा है कि अमेरिका की पॉलिसी को कभी भी चैलेंज नहीं करा। अब अमेरिका की पॉलिसी क्या है इस रीजन के अंदर, ये वो चीजें हैं जो हमने देखनी है। अमेरिका की पॉलिसी ये है कि उन्हें चाइना को किसी ना किसी तरह से कन्फ्रंट करना है। अफगानिस्तान के ऊपर एक और लिबरल गवर्नमेंट वगैरह बिठानी है जो प्रो इंडिया हो। अफगानिस्तान
अफगानिस्तान के अंदर ऐसी गवर्नमेंट बिठानी है जो प्रो इंडिया हो और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात ठीक करने। अब वो ताल्लुकात कैसे ठीक होंगे? कश्मीर का मसला हल नहीं करवाना, कश्मीर का जो भी मसला है वो यहीं पे रहने दीजिए, या तो स्टेटस को मेंटेन कीजिए या तो आप गिलगित बल्तिस्तान ले लीजिए और कश्मीर आप इंडिया को दे दीजिए। इस तरह से इस मामले को रफा दफा कर लीजिए। उसके बाद आपके जो बलूचिस्तान की इंसर्जेंसी है उसके ऊपर हम इंडिया को कहेंगे कि अपना हाथ हल्का रखे। आप अफगानिस्तान के ऊपर इंडिया को चैलेंज ना करें, अफगानिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बढ़ने दीजिए, आप इंडिया और ईरान के ताल्लुकात बढ़ने दीजिए, आप भी अपने ताल्लुकात इंडिया के साथ बढ़ा लीजिए। इंडिया जो पॉलिसी कहे वही आप एडॉप्ट कीजिए। अब इंडिया ने यहाँ पर एक और गंद डाल दिया। जनरल बाजवा इस बात तक एग्री था कि कश्मीर के ऊपर भी हम हाथ हल्का कर देते हैं, कश्मीर भी हमने इंडिया को दे दिया। उसके बाद अफगानिस्तान के अंदर भी इंडिया को चैलेंज वगैरह नहीं करते, ये भी बात जनरल बाजवा को मंजूर थी। लेकिन जनरल बाजवा के कहने के ऊपर अफगान तालिबान तो रुकने वाले नहीं थे। सो वहां पर अफगान तालिबान ने जो अपनी वारदात डालनी थी वो तो डाल दी उन्होंने। उसके बाद अमेरिका बहुत ज्यादा परेशान हो गया क्योंकि उसके पास प्लेयर्स वगैरह नहीं थे। नेले पे देला ये कर दिया इमरान खान ने कि उसने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया, जिसकी वजह से अमेरिका को इस रीजन के अंदर जितने भी प्लेयर्स वगैरह चाहिए थे वो तो अमेरिका के पास थे ही नहीं। और फिर इंडिया भागता हुआ गया अमेरिका, क्योंकि इंडिया को तो अपनी भी लग गई। इंडिया के सामने ये चीज आ गई कि अगर पाकिस्तान का कंट्रोल ज्यादा मजबूत हो गया अफगानिस्तान के ऊपर और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होना शुरू हो गए तो इससे यह साबित हो जाएगा कि पाकिस्तान का पावर बढ़ जाएगा। पाकिस्तान का पावर बढ़ने की वजह से इंडिया बहुत ज्यादा कमजोर महसूस करेगा, वनरेबल महसूस करेगा, क्योंकि एक तरफ चीन है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है और पाकिस्तान के पॉकेट में अफगानिस्तान के ताल्लुकात है, जिसकी वजह से इंडिया का जो मिलिट्री बैलेंस है वो ज्यादा से ज्यादा बिगड़ जाता इस रीजन के अंदर। सो ये वो सिचुएशन है जो अमेरिका करेक्ट करना चाहता है। इसके लिए बिलावल ने बहुत ज्यादा मेहनत की है, इसीलिए जनरल बाजवा ने भी बहुत ज्यादा मेहनत की। ये दोनों बेसिकली अमेरिकन स्टूजेस हैं, अमेरिकन वफादार टट्टू हैं जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं, बाकी और कुछ भी नहीं है। अब आप इस पूरी सिचुएशन के अंदर देख लीजिए हुसैन हक्कानी कैसे आता है। हुसैन हक्कानी किसका था बंदा? वो भी तो अमेरिका का बंदा था और पीपुल्स पार्टी का बंदा था ना। अब हुसैन हक्कानी के साथ जनरल बाजवा का क्या कनेक्शन बनता है? सो इससे यही पता चलता है कि पीपुल्स पार्टी, जनरल बाजवा और हुसैन हक्कानी और अमेरिका ये मिलकर इस वक्त की गेम को चला रहे हैं और इन्होंने ही वही पॉलिसी बनाई है जो इस वक्त आपकी मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट वगैरह लेकर चल रही है। अब इस पॉलिसी का मेजर डायमेंशन ये है कि कश्मीर वाला मामला रफा दफा करो, इंडिया के साथ बिल्कुल ताल्लुकात ठीक करने, इंडिया के सामने झुककर चलना है, इंडिया जो पॉलिसी वगैरह बनाना चाहता है उसको अप्रूव करना है, इस रीजन के अंदर चैलेंज वगैरह नहीं करना। उसके बाद इंडिया से भीख वगैरह मांगो ताकि बलोचिस्तान के मामला आपके ठीक कर दे, बलोचिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी वगैरह ना हो। और फिर जब आप हमारी पॉलिसी वगैरह टो करेंगे तो हम आपको इकोनॉमिकल बेनिफिट्स वगैरह देंगे और हम आपको भी साउथ कोरिया जैसा बना देंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसमें दो तीन कॉन्फ्लिक्टिंग जोन है। फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तानी न्यूक्लियर वेपन्स का क्या होगा? क्या पाकिस्तान एक न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट रहेगा? इंडियन पॉलिसी तो ये है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट वगैरह ना रहे, तो अमेरिका इस पॉलिसी को कैसे बैलेंस करेगा? कश्मीर के ऊपर तो ठीक है पाकिस्तान ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, अफगानिस्तान के ऊपर भी पाकिस्तान ने कॉम्प्रोमाइज वगैरह कर लिया, क्या पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर रहेगा नहीं रहेगा? ये पॉलिसी कैसे बैलेंस की जाएगी? इंडिया तो बिल्कुल भी नहीं चाहता, अमेरिका भी नहीं चाहता, तो क्या पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन सरेंडर कर देगा? अगर पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन वगैरह सरेंडर कर लेता है तो बात ये पहुंचती है कि पाकिस्तान के पास बार्गेनिंग पावर क्या रहेगा? पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका के साथ बार्गेन कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान के पास कुछ ना कुछ नेशनल पावर है। उस नेशनल पावर में आपके एटॉमिक वेपन्स भी आ जाते हैं, आपकी पॉपुलेशन वगैरह भी आ जाती है, आपके कुछ फॉरेन डिप्लोमेटिक रिलेशंस वगैरह भी आ जाते हैं, आपका जो अफगानिस्तान के ऊपर असल रसूख है वो भी आ जाता है। जब आप अपना नेशनल पावर ही सरेंडर कर देंगे तब आप किस चीज के ऊपर बार्गेन करेंगे अमेरिका के साथ और आप इंडिया के साथ? जब आप ये जोन भी सरेंडर कर देंगे कश्मीर वाला कि कश्मीर के ऊपर इंडिया अनडिस्प्यूटेड किंग वगैरह है, तो इंडिया को आप किस चीज के ऊपर कॉन्टेस्ट करेंगे? इंडिया के साथ आप किस चीज के ऊपर प्रोटेस्ट करेंगे कि इंडिया हमारे साथ ये काम गलत कर रहा है, ये काम सही कर रहा है? तो इंडिया को तो आप एक बिल्कुल फ्री हैंड दे देंगे, जिसके बाद इंडिया आपको डिप्लोमेटिकली रगड़ के रख देगा पूरी दुनिया के अंदर और फिर इंडिया कहेगा कि ये और दहशतगर्द है। अब तो थोड़ी बहुत बचत हो जाती है ना कि हम कहते हैं वहां पर एक फ्रीडम स्ट्रगल है, फ्रीडम स्ट्रगल के चक्कर में वहां पर ब्लास्ट वगैरह होते हैं तो थोड़ी बहुत बचत हो जाती है। फ्रीडम स्ट्रगल को हमने सरेंडर कर दिया ये कह करके ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी वगैरह नहीं है, इसके ऊपर इंडिया का हक है, तो वहां पर जितने भी ब्लास्ट वगैरह होंगे और होंगे क्योंकि लोकल कश्मीरीज बिल्कुल भी सरेंडर नहीं करेंगे तो उसका इल्जाम भी हमारे खाते में पड़ेगा और फिर दुनिया हमें और ज्यादा कंडेम करेगी और दुनिया हमें कहेगी कि आपने तो पहले अप्रूव कर दिया कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं है। फिर क्या होगा? और जब आप अपने न्यूक्लियर वेपन्स भी सरेंडर कर देंगे और ये आप अपना जो डिप्लोमेटिक केस है ये भी सरेंडर कर देंगे तो आपके पास बार्गेनिंग पावर क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। तो फिर यूएस क्यों आपको साउथ कोरिया वगैरह बनाएगा? यूएस क्यों आपकी इकोनॉमी को मजबूत करेगा? यूएस साउथ कोरिया की मदद करता है क्योंकि यूएस को नॉर्थ कोरिया से डर लगता है और यूएस एक बेस चाहता है रशिया के बैकयार्ड में, जिसकी वजह से यूएस साउथ कोरिया की मदद करता है। इसी तरह से जापान की मदद करता है क्योंकि वो सोचता है कि हमें चाइना को कंटेन करना है। इसी तरह से इंडिया की मदद करता है क्योंकि यूएस चाहता है कि चाइना को रोकना है। आपकी जरूरत
जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि आप एक वैल्यूएबल प्लेयर ही नहीं रहे होंगे इंटरनेशनल अरीना के अंदर, तो आपके साथ कौन से ताल्लुकात यूएस ने रखने हैं? आपको साउथ कोरिया बना देगा। ये कौन बेवकूफ इतनी स्टूपिड सी पॉलिसीज वगैरह बनाते हैं? और उसके बाद बिलावल जरदारी कहता है कि हमसे ज्यादा बेहतर फॉरेन पॉलिसी किसी को नहीं आती। ये फॉरेन पॉलिसी है तुम्हारी कि न्यूक्लियर आर्म सरेंडर कर दो, कश्मीर को सरेंडर कर दो, अफगानिस्तान को सरेंडर कर दो। इस पॉलिसी के थ्रू हम सब कुछ हासिल करेंगे। और ये जो बिलावल जरदारी और पीपल्स पार्टी, इनकी पॉलिटिक्स क्या है मैं डिटेल में समझा देता हूँ। किसी ना किसी तरह से पाकिस्तान के अंदर झगड़ा फैलाओ, दहशतगर्दी फैलाओ, उसके बाद यूएस को कहो कि ज्यादा से ज्यादा इंटरवीन करे पाकिस्तान के अंदर। और जब यूएस पाकिस्तान के अंदर ज्यादा से ज्यादा इंटरवीन करेगा तो यूएस का प्रेशर पाकिस्तानी स्टेब्लिशमेंट के ऊपर पड़ेगा, यानी पाकिस्तान आर्मी के ऊपर पड़ेगा। और फिर उस पाकिस्तानी आर्मी के प्रेशर को पीपल्स पार्टी अपने फेवर में इस्तेमाल करेगी। और उस फेवर में इस्तेमाल करने से पीपल्स पार्टी खुद को पाकिस्तान की सेंटर स्टेज पे, यानी पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लाने की कोशिश करेगी। वरना इस वक्त तो सिंध के एक कोने की जमात बनकर बैठ गई है ना। सो ये है इनकी स्ट्रेटेजी। ये पहले क्राइसिस पैदा करते हैं, फिर यूएस को इनवाइट करते हैं, यूएस का प्रेशर पाकिस्तान आर्मी के ऊपर डलवाते हैं, उसके बाद पाकिस्तान आर्मी के साथ निगोशिएट करते हैं, उसके बाद जाकर गवर्नमेंट में आते हैं और फिर कहते हैं कि हम जमहूरी गवर्नमेंट है। ये जमहूरी गवर्नमेंट है, साजिशों से आने वाली हुकूमत है, ये जमहूरी गवर्नमेंट है। क्या बेनजीर डील करके नहीं आई थी पाकिस्तान के अंदर? मुशर्रफ से भी डील की, अमेरिका से भी डील की, और फिर जमहूरी गवर्नमेंट थी। सो जनरल बाजवा तो चला गया, लेकिन ये डील अभी तक यहीं पर है और ये प्लेन भी अभी तक यहीं पर है। सो इसीलिए पीपल्स पार्टी कोशिश करिए किसी ना किसी तरह से अफगान तालिबान के साथ लड़ाई झगड़ा किया जा सके, अफगान तालिबान को प्रोवोक किया जा सके, इनके साथ ओपन कन्फ्रंटेशन में आया जाए। और जब इनके साथ हम ओपन कन्फ्रंटेशन में आएंगे तो यूएस को कहेंगे कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही है, यूएस अपना प्रेजेंस पाकिस्तान के अंदर बढ़ाएगा और प्रेजेंस बढ़ाने के लिए यूएस ब्लैकमेल करना शुरू करेगा पाकिस्तान आर्मी को। और जब पाकिस्तान आर्मी को ब्लैकमेल करना यूएस शुरू करेगा तो पीपल्स पार्टी अपनी सहूलतें ऑफर करेगी कि हमारा ताल्लुका यूएस के साथ अच्छा है। अगर पाकिस्तान आर्मी चाहती है कि हम अपने ताल्लुकात पाकिस्तान के फेवर में इस्तेमाल करें तो पाकिस्तान आर्मी को हमें पॉलिटिकल लेवरेजेस वगैरह देने पड़ेंगे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर। ये है पूरी की पूरी गेम जो पीपल्स पार्टी खेलती हुई आ रही है और खेलती रहेगी। मैं आपको एक और वारदात बताता हूँ पीपल्स पार्टी की। पाकिस्तान के अंदर बिजली के मसले थे, आने वाले थे, इनको पता था डैम्स वगैरह बनाने पड़ेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के ऊपर जाना पड़ेगा। जानबूझकर नहीं गए, 1992 से नहीं गए। इन्होंने आईपीपीज का मतलब ड्रामा वगैरह रचाया कि आईपीपीज आएंगे, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स आएंगे, यहाँ पर प्राइवेट कंपनियां आएंगी, ये करेंगी वो करेंगी। ये सारा का सारा ड्रामा पीपल्स पार्टी ने 1992 से शुरू किया हुआ था। अल्टीमेटली क्या हुआ, सारे के सारे आईपीपीज को प्रमोट करना शुरू कर दिया। किसी भी हाइडल एनर्जी के ऊपर इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं की, रिन्यूएबल सोर्सेज सोलर सोर्सेज के ऊपर इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं की। अल्टीमेटली ये हुआ कि जो आपके सामने आज भी सर्कुलर डेट 3000 अरब रुपए से ऊपर है, इसमें आप नूली की भी नाला की ऐड कर दीजिए। इन लोगों ने भी तो यही किया जो पीपल्स पार्टी ने किया। पीपल्स पार्टी ने भी क्राइसिस प्रमोट किया, उसके ऊपर आईपीपीज को लाकर बिठा दिया, आईपीपी से अपने पैसे वगैरह बनाए और मुल्क को दिवालिया कर दिया। और मुल्क की जो प्रोडक्शन थी इलेक्ट्रिसिटी की वो इतनी महंगी कर दी कि आपकी इंडस्ट्री भी नहीं चल सकती इतने बड़े रेट के ऊपर। सो पीपल्स पार्टी और नून लीग करते क्या है, पहले क्राइसिस पैदा करते हैं, फिर क्राइसिस के ऊपर कैपिटलाइज करने की कोशिश करते हैं। कैपिटलाइज करने के बाद पाकिस्तानी आवाम को कहते हैं कि हम आपको निजात दिलाएंगे, हम आपको सॉल्यूशन देंगे। उसके बाद जाकर पॉलिटिक्स वगैरह करते हैं। मतलब पहले वायरस बनाते, फिर एंटीडोट भी खुद ही बनाते हैं। उसके बाद इन तमाम तर चीजों के ऊपर दाद भी वसूल करते हैं कि हमने आपको बचा लिया। इसमें आप पाकिस्तान आर्मी को भी ऐड कर लीजिए। पाकिस्तान आर्मी ऐसी है कि अ किड विथ गन, बच्चे के पास बंदूक हो। मतलब इनके पास ताकत है लेकिन जहन वगैरह बिल्कुल भी नहीं है, अकल बिल्कुल भी नहीं है, बस ताकत है। अब ये जो ब्रेनलेस चाइल्ड है ना, जिसका दिमाग वगैरह नहीं है और इसके हाथ में बंदूक वगैरह है, सो ये कभी अमेरिका के कहने के ऊपर खेलता है, ये कभी पीपल्स पार्टी के कहने के ऊपर खेलता है, ये कभी नूली के कहने के ऊपर खेलता है, लेकिन इसको अपनी अकल वगैरह नहीं है। इसीलिए बिलावल इसको कहता है कि ये लोग डफर हैं और एक्चुअली में ये डफर ही हैं। सो नेट रिजल्ट यही निकलता है कि अगर हम अमेरिका की तमाम तर बातें मान भी लें तब भी अमेरिका हमें साउथ कोरिया वगैरह नहीं बनाएगा। वजह यह कि पाकिस्तान के पास कुछ ऐसा है ही नहीं जो अमेरिका हमारे ऊपर इतना ज्यादा इन्वेस्ट करे, और हम अमेरिकन इंटरेस्ट के हवाले से उनकी पिवट्स में नहीं आते। मतलब जो अमेरिका के इस वक्त इंटरेस्ट है उसमें पाकिस्तान की कुछ ज्यादा वैल्यू नहीं बचती। हाँ, पाकिस्तान एक साइड लाइन वाला कंट्री हो सकता है जैसे यूके, बाकी कोई ज्यादा खास वैल्यू पाकिस्तान की बचती नहीं है अमेरिका के लिए। सो इसीलिए पाकिस्तान को अपना नेशनल पावर बढ़ाना पड़ेगा। जब तक हम अपना नेशनल पावर वगैरह नहीं बढ़ाएंगे हमारी इंपोर्टेंस ग्लोबल स्टेज के ऊपर कम रहेगी, और हमारी इंपोर्टेंस ग्लोबल स्टेज के ऊपर कम रहने की वजह से हम कभी भी अमेरिकन पॉलिसी के अंदर ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं रहेंगे, जिसकी वजह से हम कभी भी साउथ कोरिया वगैरह वाला रिलेशन हासिल ही नहीं कर सकते। सो ये लोग जो समझ रहे हैं कि हुसैन हक्कानी की मदद से हम अमेरिका के साथ बेहतरीन ताल्लुकात बना लेंगे, सो ये सब के सब बच्चे हैं, इनको अकल ही नहीं है कि ये किस तरफ जाने के बारे में सोच रहे हैं। अगर आपने अच्छे ताल्लुकात बनाने तो आपको अपना नेशनल पावर बढ़ाना पड़ेगा पाकिस्तान के अंदर। उसके लिए आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, आपको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए, जो आपको तभी मिलेगी जब आप इमरान खान के साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे। और इमरान खान के साथ ये मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट इसीलिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती क्योंकि ये
मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अंदर ईगो है, इनके अंदर नफरत है, इनके अंदर गुस्सा है, तो इस वजह से ये नहीं करना चाहते। इसी सारे तमाशे के अंदर पाकिस्तान की मंजी ठुक रही है और पाकिस्तान की आवाम गरीब से गरीब तर हो रही है। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।